क्या आपने कभी रात में सितारों को देखते हुए ये गौर किया है कि ये सितारे क्या हैं, क्यों हैं, ये कैसे बने हैं, इनका रोल क्या है? ये सितारे, ये स्टार्स आसमान में खूबसूरती के लिए नहीं और सिर्फ रास्तों के डायरेक्शंस हासिल करने के लिए नहीं बने हैं। सितारों यानी स्टार्स, इनका एक बहुत बड़ा रोल है कायनात में। प्रोबेबली सबसे बड़ा रोल इस यूनिवर्स में इन स्टार्स का ही है। वो क्या? स्टार्स इस यूनिवर्स की रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। एवरी एलिमेंट, हर जो कुछ भी आप देखते हो, जो भी एलिमेंट है, वो सब का सब स्टार्स के अंदर बना है। इवन आपके बॉडी के अंदर का एवरी सिंगल एटम, हर एक ज़र्रा, एवरी सिंगल एटम आपके बॉडी के अंदर का, वो एक ज़माने में कई अरबों साल पहले किसी बड़े स्टार के अंदर था। यहाँ पे रुक कर इस बात पे ज़रा गौर करें, अपने तरफ देखें कि आपकी बॉडी का हर एवरी सिंगल एटम जो आज आपकी बॉडी में है, जिससे आपका जिस्म बना है, ये किसी ज़माने में एक स्टार के अंदर हुआ करता था, स्टार के कोर में, उसके सेंटर में। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो भी कोई चीज़ होगी, आप जिस पे बैठे हैं, जहाँ पे भी हैं, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है हर डायरेक्शन में, वो सब के सब एवरी सिंगल एटम, जो सांस आप ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के एटम्स, ये सब कुछ एक ज़माने में किसी स्टार के अंदर हुआ करता था। ये सारे एटम स्टार के अंदर बने हैं। तो स्टार्स इस यूनिवर्स की रॉ मटेरियल्स की फैक्ट्री है। अगर स्टार्स ना होते तो ना अर्थ बनता, ना हम बनते। तो स्टार्स सिर्फ टिमटिमाने के लिए, इतनी खूबसूरती के लिए नहीं है, इनको एक बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनकी तरफ दी है कि वो काम ये स्टार्स करते हैं। तो ये स्टार्स बनते कैसे हैं? हमने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स के ज़रिए स्टार्स को बनते हुए देखा है, लेकिन उनके देखने के पहले ही साइंटिस्ट ने थियरीज़ बनाए थे, अंदाज़े लगा के, फिर उनके सुपर कंप्यूटर्स में सिमुलेशंस किए थे कि किस तरह से स्टार्स बनते होंगे। तो एग्जैक्टली जो सिमुलेशंस उन्होंने किए थे, एग्जैक्टली वही नज़ारा कायनात में नज़र आता है। तो वो क्या है? तो वो है कि स्टार्स नेबुलास के अंदर पैदा होते हैं। अब नेबुलास क्या होते हैं? नेबुला वो जो गैस के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े, जैसे हमारे आसमान में बादल दिखते हैं, ये तो बहुत छोटे हैं। वो ये जो नेबुलास होते हैं, ये कई लाइट ईयर्स, कई 100,000 लाइट ईयर तक फैले हुए होते हैं, इतने बड़े होते हैं। जैसे ये ओरायन नेबुला। तो इन गैस क्लाउड्स के अंदर, इन नेबुलास के अंदर स्टार्स बनते हैं। तो स्टार तो एग्जैक्टली कैसे बनते हैं? तो क्या होता है कि पहले कोई हाइड्रोजन, यूनिवर्स में हर जगह हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन आया कहाँ से? हाइड्रोजन और हीलियम है, ये दोनों आए कहाँ से? ये बिग बैंग में बने थे। जब बिग बैंग हुआ, वो जो एक्सपेंशन शुरू हो गई कायनात की, सारा मटेरियल जो एक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एक पॉइंट में था, वो सब जो फैलने लगा, तो इन्हें पहले शुरू के कुछ ही मिनट्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बन चुके थे। फिर बाद में एक लंबा पीरियड जब ठंडा हो गया यूनिवर्स, फिर एक लंबे पीरियड के बाद में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से जुड़ने लगे, और इस तरह फिर हाइड्रोजन बना और कुछ हीलियम। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम हर जगह यूनिवर्स में है। यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जब एक जगह थोड़ा सा कोलैप्स हो जाता है, जैसे हम एक नेबुला के अंदर अगर एक जगह पे, कहाँ पे, किसी वजह से कोई, अगर उसमें डार्क मैटर हो या मे भी कोई शॉकवेव हो, किसी वजह से अगर एक जगह थोड़ा सा हाइड्रोजन जमा हो जाता है, तो क्या होता है कि उनकी कलेक्टिव ग्रेविटी दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर वो दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स और जो भी दूसरा डस्ट होगा, वो अपने आप उस जगह पे सेंटर पे आने लगता है। फिर जैसे ये आता है तो बीच में का वज़न, मास और बढ़ता है, तो फिर और ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ती है, तो और ज़्यादा मटेरियल, गैस वहाँ पे आने लगती है।
इस तरह से धीरे 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 सेंटर जो पहले एक छोटा सा पॉइंट था वो एक गैस का एक गोला बनने लगता है। तो जैसे वो बनने लगता है तो उसकी ग्रेविटी बढ़ती है और ज़्यादा मटेरियल और अंदर आने लगता है। तो जैसे बाहर से जब नया नया मटेरियल आ रहा है, हाइड्रोजन आ रही है, तो उसी वक्त जो सेंटर है जहाँ से सब शुरू हुआ था वहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी गैस अंदर आ रही है। तो इस वजह से अंदर का जो सेंटर है वहाँ पे हीट प्रेशर बढ़ने लगती है, जिससे हीट बढ़ती है। तो ये मामला कई लाखों से कई करोड़ों साल तक चलता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है एक वक्त कि वो जो गैस का जो एरिया था वो जमा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सेंटर में इतनी हीट हो जाती है, कम से कम 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक। जब इतनी हीट वहाँ पे हो जाती है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो था वो एक दूसरे से जो प्रेशर की वजह से टकरा रहे थे, तो वो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जैसे 2 मैग्नेट के सेम पोल्स अगर हम एक दूसरे की तरफ करें तो वो दूर भागते हैं, रिपेल होते हैं। तो ये जो एटम्स थे ये पहले एक दूसरे के करीब नहीं आते थे, लेकिन अब इतने टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन एक दूसरे से फ्यूज़ होने लगते हैं एटम्स। इनके फ्यूज़ होने की वजह से हीलियम बनता है और फिर इसी प्रोसेस में कुछ हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो जब ये प्रोसेस, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जब ये फ्यूजन वहाँ पे स्टार्ट होता है तब स्टार पैदा होता है, क्योंकि तब वहाँ से रोशनी निकलती है। तो जब ये निकलती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ग्रेविटी जो कंटिन्यूसली गैस को अंदर की तरफ खींच रही थी, तो ये जो प्रेशर, जो ये एनर्जी अंदर तैयार हो रही है, ये एनर्जी बाहर की तरफ जाने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, ग्रेविटी और वो एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो अब स्टार बड़ा नहीं होता और छोटा भी नहीं होता, यानी अब एक स्टार बन गया, अब इसमें कोई नया मटेरियल नहीं आता और वो खुद की ग्रेविटी के अंदर खुद कोलैप्स भी नहीं होता, यानी छोटा भी नहीं होता, जो साइज़ है उसमें रहता है। तो अब एक स्टार पैदा हो गया। यूनिवर्स के जो पहले स्टार्स थे, सबसे पहले, जिनको आज पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है, वो बहुत बहुत बड़े थे। तब यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम की सिवा कुछ नहीं था और एकदम छोटे परसेंटेज में लिथियम। तो वो पहले के जो पॉपुलेशन 3 स्टार्स थे वो प्योरली हाइड्रोजन के बने हुए थे और थोड़ा सा हीलियम। तो वो बहुत बड़े थे, इसलिए वो क्या होता था कि वो बहुत जल्दी हाइड्रोजन फ्यूज़ करके ख़त्म हो जाते थे। हाइड्रोजन जब फ्यूज़ होता है तो हीलियम बनता है, हीलियम फिर जब फ्यूज़ होने लगता है तो कार्बन बनता है, तो कार्बन, और जब कार्बन फ्यूज़ होने लगता है तब फिर ऑक्सीजन बनता है। तो इस तरह से जितने हम पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं उसके एलिमेंट्स एक एक करके बनने लगते हैं, और फिर जब आयन बनता है स्टार के कोर में तो फिर फ्यूजन वहाँ पे रुक जाता है और स्टार ख़त्म हो जाता है। तो ये एंड ऑफ स्टार है। इस पे हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्स के अंदर नए नए एलिमेंट्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन से बाकी जितने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो बनते जा रहे हैं। तो ये यूनिवर्स के अंदर एलिमेंट्स बन रहे हैं, एलिमेंट्स की फैक्ट्री तैयार हो गई। तो जब ये स्टार्स, जो ये पहले के जो स्टार थे, जब पॉपुलेशन 3 स्टार्स, जब ये ख़त्म हो गए, जब इनके एंड करीब आ गया तो ये एक्सप्लोड हो गए। तो एक्सप्लोड होने की वजह से जो इनके अंदर जो नए एलिमेंट्स बने थे, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह, ये सारे यूनिवर्स में बिखर गए। फिर इनके बाद में नए टाइप के स्टार्स बने जिनको पॉपुलेशन 2 स्टार्स कहते हैं। इनके अंदर भी मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम था, लेकिन इनके अंदर फिर जो पहले की पॉपुलेशन 3 स्टार्स के जो एलिमेंट्स बने थे उनका भी कुछ हिस्सा इनके अंदर था। तो ये पॉपुलेशन 2 स्टार्स, तो ये भी अपने अंदर हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज़ करते हैं, बाकी एलिमेंट्स फ्यूज़ करते हैं और नए नए एलिमेंट्स बनाते हैं। और फिर जब ये भी एंड होते हैं तो इनके बाद फिर 3rd कैटेगरी के स्टार्स बने, उनको पॉपुलेशन 1 स्टार्स कहते हैं, जो आज हम देखते हैं। हमारा सूरज भी पॉपुलेशन 1 स्टार है। मुझे पता है ये सीक्वेंसिंग इन्होंने उल्टी लगाई हुई है कि पहले स्टार्स को पॉपुलेशन 1 कहना चाहिए था, लेकिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में ऐसा ही होता है, बड़े अजीब व गरीब तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो खैर, तो हमारा सूरज भी इसी तरह पॉपुलेशन 1 स्टार है। तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और फिर दूसरे बाकी जो पहले के स्टार्स थे उनके कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो प्योर हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है ना, तो बाकी एलिमेंट्स उसके अंदर भी हैं। तो जब
ये एलिमेंट, ये हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, जब ये एक जगह कोलैप्स होते हैं धीरे किसी वजह से, कभी डार्क मैटर वहाँ पे हो ज़्यादा तो उसकी ग्रेविटी खींचती है, कभी कोई और स्टार सुपरनोवा हो रहा हो तो उसकी शॉकवेव एक गैस को एक जगह पुश करती है, तो एक जगह जमा होके फिर वो नया स्टार बनने की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये सब कुछ नेब्यूला में होता है, नेब्यूलास के अंदर। तो इसी तरह जब हमारे जहाँ पे हमारा स्टार सूरज है, जब वो जहाँ पे वो बना तो वहाँ पे क्या था, पहले इसी तरह का एक क्लाउड था जिसको गैस था, इसको मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं टेक्निकली। तो ये ऐसा एक मॉलिक्यूलर क्लाउड था। तो वहाँ पे किसी प्रोसेस की वजह से गैस एक जगह जमा होने लगी। जमा होते 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 कई लाखों करोड़ों साल के बाद एक बड़ा सा एक बॉल बन गया और फिर एक बड़ी सी डिस्क बन गई, क्योंकि वो जो सारा गैस और मटेरियल जो बीच में आ रहा था वो भी तो कंटिन्यूसली अंदर आ रहा था, और क्योंकि हर चीज़ कोई यहाँ से आई कोई यहाँ से आई, तो इस वजह से क्या होता है, वो चीज़ बीच में की घूमने लगती है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है तो वो स्पिन होने लगती है। तो ये क्या हुआ, एक बीच में गोला बना और बाजू में एक डिस्क बनी, इसको कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। और जो बीच में होता है उसको कहते हैं प्रोटोस्टार, कि एक नया स्टार, एक छोटा स्टार होता है प्रोटोस्टार। तो जब ये प्रोटोस्टार बना यहाँ पे हमारे केस में सूरज, जब ये सूरज बना तो ये जो बाकी की जो डिस्क थी वो ऐसे ही घूमने लगी हीट की वजह से। तो उसमें क्या हुआ, जो बाकी की डिस्क के अंदर जो पहले के स्टार्स थे उनके अंदर से जो मटेरियल इनके अंदर था, उसके अंदर जो एलिमेंट थे, सिलिका था, आयरन था, निकल था, वो एक एक जगह पे क्लॉट होने लगा, जमने लगा, एक दूसरे से टकराने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, थोड़े थोड़े जिस तरह से स्टार्स बने उसी तरह से यहाँ पे स्टार्स के बजाय एक नए टाइप की चीज़ें बनने लगी, जिनको बाद में हम प्लैनेट्स कहेंगे। तो छोटे छोटे प्लैनेट्स बनने लगे जिनको प्रोटो प्लैनेट्स कहते हैं। फिर वो छोटे छोटे प्लैनेट्स बने, वो एक दूसरे से टकराने लगे, जिसकी वजह से उनके थोड़े मटेरियल यूनिवर्स में बिखर भी गया, लेकिन वो जम भी गया, उनकी साइज़ बढ़ती गई और इस तरह से फिर वो प्लैनेट बने। इस तरह से सारे प्लैनेट बने और वो जो डिस्क थी वो एक प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गई। फिर जब ये हो गया तो इसके बाद में जो बाकी का जो डिस्क, जो कचरा बचा था, डस्ट बचा था, वो सारा क्या हुआ, वो इन प्लैनेट्स की ग्रेविटी ने उन डस्ट को अपनी तरफ खींचा। या फिर ग्रेविटी की और एक खासियत है कि आप अगर बड़ा प्रॉपर एंगल से आप किसी चीज़ की तरफ जाओ या किसी चीज़ को आगे डालो तो वो चीज़ ग्रेविटी को यूज़ करके दूर चली जाती है। तो इस तरह से अपने अंदर खींचा या बाहर फेंक कर वो जो डिस्क था, बाकी जो कचरा बचा था, उसको क्लियर कर लिया। तो फिर आप जाके हम देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम में क्या है, बीच में सूरज है और उसके प्लैनेट्स हैं, और फिर कुछ ऐसी डिस्क्स बची हैं जहाँ पे एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं। जो पहले का जो कचरा बचा था वो थोड़ी जगह पे सेफ है जहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। तो इस तरह से स्टार बनते हैं और स्टार्स के प्लैनेट्स बनते हैं। तो ये जो फोटोज़ आप अभी देख रहे हैं ये रियल प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स हैं, जिनको हमने टेलीस्कोप से देखा है, जो दूर दूर कहीं जो नए नए स्टार्स बन रहे हैं और उनकी जो डिस्क है जहाँ पे प्लैनेट्स बन रहे हैं। जो बीच में आपको ब्लैक पट्टे नज़र आ रहे हैं, ब्लैक जगह सर्कल्स, वो जगह है जहाँ पे प्लैनेट्स बन चुके हैं, और वो धीरे धीरे वो जो बाकी की डिस्क है उसको क्लियर करते जा रहे हैं। हमने स्कूल में पढ़ा था कि प्लूटो भी प्लैनेट है, लेकिन फिर बाद में तकरीबन 15 साल पहले प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया। अब उसको माइनर प्लैनेट कहते हैं। तो प्लूटो प्लैनेट है या नहीं, किसको प्लैनेट कहना है या नहीं, ये अलग डिस्कशन है। लेकिन जिस वजह से उन्होंने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाला, वो वजह उसकी ये थी कि अब आज हम प्लैनेट को 3 क्राइटेरिया है, अगर 3 क्राइटेरिया जिस बॉडी में पूरी हो तो उनको प्लैनेट का दर्जा दिया जाता है, प्लैनेट का ये कैटेगराइज किया जाता है। तो उसमें से एक है वो ये कि प्लैनेट वो बॉडी जिसने अपने इर्द गिर्द जो कचरा रेसिड्यू बचा है प्लैनेटरी फॉर्मेशन के वक्त, अगर उसको क्लियर किया है तो उसको हम प्लैनेट कहेंगे, और जो ये काम करने से न कर सकी उसको हम प्लैनेट नहीं कहेंगे। तो जितने 8 प्लैनेट हैं उन सब ने ये काम किया है, लेकिन सिवाय प्लूटो के। प्लूटो उस जगह पे है जहाँ पे जिसको क्वाइपर बेल्ट कहा जाता है। जैसे मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसी तरह नेपट्यून के बाद में इसी तरह एस्टेरॉयड की एक बड़ी बेल्ट है, उसको क्वाइपर बेल्ट कहते हैं। तो प्लूटो उसका हिस्सा है।
तो क्योंकि प्लूटो ने इतना सारा कचरा क्लियर नहीं किया, वहाँ पे इतना सारा एस्टेरॉयड डस्ट वगैरह है, तो इसलिए प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया। ये तो थी साइंस, ये तो थी एस्ट्रोफिज़िक्स। अब हम देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। ये तो हमें अभी पता चला, हमने सिमुलेशंस किए, फिर आज टेलीस्कोप्स से कायनात की तरफ देखा, तब जाके अभी रिसेंटली पता चला है। आप समझ लीजिए कि 30-40 साल पहले से चल रहा है बस। लेकिन कुरान ने ये सारी प्रोसेस एज इट इज़ 1400 साल पहले बयान की थी, एज इट इज़। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हामीम अस-सजदा, सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 9, 10 एंड 11 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ीना खलक़ल अर्द फ़ी यौमैनि व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन व जअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलिन ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين। तर्जुमा, फरमा दीजिए, क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन यानी 2 मुद्दतों में पैदा फरमाया और तुम उसके लिए हमसर ठहराते हो? वही सारे जहानों का परवरदिगार है। और उसके अंदर से भारी पहाड़ निकाल कर उसके ऊपर रख दिए और उसके अंदर मादानियत, आबी ज़खायर, कुदरती वसाइल और दीगर कुव्वतों की बरकत रखी और उसमें जुमला मखलूक के लिए ग़िज़ाएँ और सामान्य मईशत मुकर्रर फरमाए। और ये सब कुछ उसने 4 दिनों यानी 4 इर्तिकाई ज़मानों में मुकम्मल किया। यह सारा रिज़्क़ असलन तमाम तलबगारों और हाजतमंदों के लिए बराबर है। फिर वो समावी कायनात यानी स्पेस की तरफ मुतवज्जह हुआ तो वो सब धुआं था। सो इसने उसे यानी आसमान ने उस धुएं से और ज़मीन से फरमाया, ख्वाह बाहम कशिश और रगबत से या गुरेजी व नागवारी से हमारे निज़ाम के ताबे आ जाओ। दोनों ने कहा हम खुशी से हाजिर हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन को, अर्थ को 2 दिन में बनाया। तो 2 दिन से मुराद यहाँ पे 2 दिन नहीं, 2 मुद्दतें हैं। अभी वो एग्जैक्टली क्या है इस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे फिर से। यहाँ पे बस इतना देखना है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने ज़मीन को, क्या तुम अल्लाह का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को बनाया, यानी अर्थ को जिसने बनाया तुम उसका इनकार करते हो? फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बनाया, फिर अर्थ को हमने हैबिटेबल बनाया। कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसमें ऐसे पहाड़ बनाए, पहाड़ बनाने से मतलब उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स रखी जिसकी वजह से पहाड़ बने। फिर उनकी वजह से, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से कार्बन साइकिल कंट्रोल में हुआ, एटमॉस्फेयर ठीक से हुआ। फिर इस वजह से फिर ज़मीन पे झाड़ वगैरह उगने लगे, दरख्त उगने लगे, ऑक्सीजन की साइकिल बनी वगैरह। ये सारी चीज़ों का जिक्र आयत नंबर 10 में है। और फिर इस अर्थ को जब बनाया अल्लाह ताला ने, जब अर्थ एक बार बन गया, उसके फिज़िकल शेप में आ गया, तो उसके बाद अगली आयत में फरमाता है अल्लाह ताला, आयत नंबर 11 में, कि फिर वो समावी कायनात यानी जो हम आसमान देखते हैं उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो वो सब कुछ धुआं था। वही है दुखानुन, क्या फरमाया अल्लाह ने? वो सब कुछ दुखान था। अर्थ के बनने की बात हो रही है। तो ये धुआं क्या था? ये धुआं वही है जो आज ये आप देख रहे हैं कि जब प्लैनेट बनता है तो जब प्लैनेट एक बन जाता है तो उसके इर्द गिर्द वही जो पहले दूसरे सितारों से जो स्टफ़ बना था, जो हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी जो एलिमेंट्स बने थे, वो सारों का धुआं, कचरा कहेंगे, मैं कचरा इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमारा यूज़लेस है अभी, इसलिए, वरना वो भी लिटरली धुएं की शक्ल में थी। वो छोटे पार्टिकल जुड़ते बड़े बनते गए इस तरह से। तो ये सब कुछ धुआं था। तो ये धुआं एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने फरमाया कि अर्थ के बनने के बाद हम अर्थ के अलावा जो जगह है वहाँ पे मुतवज्जह हुए जो कि धुआं था। ये बात एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आज साइंस बता रही है, जो हम ये टेलीस्कोप्स के ज़रिए ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, सो इसने उसे यानी उस धुएं से और ज़मीन से यानी अर्थ से फरमाया कि ख्वाह बाहम कशिश और रगबत से यानी अट्रैक्शन से या गुरेजी व नागवारी से, ज़बरदस्ती से या अट्रैक्शन से या रिपल्शन से, इसमें रिपल्शन का इशारा करता है, अट्रैक्शन से रिपल्शन से हमारे निज़ाम के ताबे आ जाओ। तो दोनों ने कहा हम खुशी से हाजिर हैं। यानी क्या? यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन वो ग्रेविटी के अट्रैक्शन की, प्लैनेट क्या करते हैं, जो स्टफ़ बचा था उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो उनके ऊपर प्लैनेट पे आ जाता है। एक ये खींच भी लेते हैं, और दूसरा अगर उनके
पीछे आगे अंदर से आ जाए। जैसे कोई एक चीज़ ऑर्बिट कर रही हो, कोई पत्थर स्पेस में, अगर अर्थ उसके और सूरज के बीच में से उसके बीच में आया तो क्या होता है, उसके पत्थर को किक मिलता है, एक ज़ोर से ग्रेविटेशनल असिस्ट मिलती है, तो उसकी वजह से वो पत्थर दूर चला जाता है, उस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाता है। तो इससे क्या होता है, रिपल एक काम है तो ग्रेविटी, लेकिन वो काम करती है रिपल्शन का। तो ये अल्लाह ताला इस चीज़ का जिक्र फरमाया कि बाहम कशिश और रगबत से या गुरेजी व नागवारी से हमारे निज़ाम के ताबे आ जाओ। तो दोनों ने कहा हम खुशी से हाजिर हैं। तो ये रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों का प्रोसेस हुआ और फिर ये पूरा सोलर सिस्टम आज की शेप में आ गया। देखा, जैसे कुरान ने फरमाया था, जैसे साइंस ने फरमाया था, दिखाया था, और आप जब देख सकते हैं, अगर आपके पास खुद टेलीस्कोप हो पावरफुल तो आप खुद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क ढूंढ के देख सकते हैं। तो जो चीज़ आज हम देख सकते हैं वो 1400 साल पहले कुरान में एज इट इज़ बयान की है अल्लाह ताला ने। फिर इस प्रोसेस में जब एक जब स्टार बन गया, प्लैनेट्स बन गए, तो इनिशियल जब होता है तब क्या होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, वो एक दूसरे टकराते रहते हैं, और क्या होता है कि इस वजह से प्लैनेट्स जो हैं उनकी ऑर्बिट स्टेबल नहीं रहती है, यानी वो कभी आगे आते हैं कभी पीछे आते हैं। जैसे आज हमारे स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, ऐसे पहले नहीं थी। पॉसिबली अर्थ करीब भी था सूरज के, क्योंकि एकदम जो स्टफ जो ज़्यादा था वो करीब सूरज के स्टार के करीब में होता है, सेंटर में, तो उसके वजह से प्लैनेट्स करीब में होते हैं। फिर बाद में इवेंचुअली ग्रेविटी, एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से दूर चले जाते हैं, और अब जो आज की करंट लोकेशन है उसमें है। तो अर्थ भी पॉसिबली करीब भी था सूरज के, लेकिन वो बाद में फिर दूर हुआ। तो इसका जिक्र भी मिलता है कि इसका जिक्र सूरज शम्स में मिलता है। देखिए, कुर्बान जाए, नाम भी सूरज का है, सूरज शम्स यानी सन। अल्लाह ताला उसकी आयत नंबर 5 और 6 में फरमाता है, वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहराहा, यानी और आसमान की कसम और उसकी कसम, उस कुव्वत की कसम जिसने उसे तामीर किया, इज़्न इलाही से एक वसी कायनात की शक्ल में तामीर किया, और ज़मीन की कसम यानी अर्थ की कसम, और उसकी कसम यानी उस कुव्वत की कसम जो उसे अब अम्र इलाही से सूरज से खींचकर दूर ले गई। कहाँ ले गई? दूर ले गई, यानी अर्थ अपनी ऑर्बिट में है और स्टेबल जगह पे है, ऐसी जगह पे जहाँ पे जिसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, जहाँ पे हैबिटेबल जोन भी कहते हैं, जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, ऐसी जगह पे आया। तो ये सब कुछ आया, ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ये किसने किया? अल्लाह ताला ने किया है। लेकिन ये बात जो आज पता चल रही है, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले किया है, और इसी से फिर ये बात भी साबित हो जाती है कि प्लैनेट स्टार की ऑर्बिट में है, अर्थ रुका हुआ नहीं है, सूरज उसका नहीं चक्कर लगा रहा, वरना तो फिर ये कुरान की आयतें माज़अल्लाह गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये तो बता रही हैं कि सेंटर में स्टार बनता है और बाद उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स बनते हैं। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस कायनात में नज़र आता है। और फिर इसी आयत में, आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला वही फरमा रहा है कि ज़मीन की कसम और उसकी कसम जो उसे ले गई। कहाँ ले गई? अगर अर्थ फिक्स है तो कहाँ पे ले गई? वो ले गई मतलब वो उसके ऑर्बिट में बराबर उसको डाला अपनी जगह पे। ये किसने किया? ग्रेविटी के ज़रिए किया। करने वाला अल्लाह है, लेकिन ज़रिया ग्रेविटी को बनाया है। तो इस तरह से पूरे यूनिवर्स में स्टार्स बनते हैं, स्टार्स बने हैं, और इसी तरह से प्लैनेट्स बनते हैं, जो आज एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के ज़रिए, सिमुलेशंस के ज़रिए और फिर विजुअल ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए आज हमें नज़र आ रही है। उन चीज़ों को एग्जैक्टली एज इट इज़ कुरान ने 1400 साल पहले फरमाया था। तो ये कुरान के किसी इंसान का कलाम हो सकता है? नहीं, ये ज़रूर उसी का कलाम हो सकता है जिसने इस कायनात को बनाया है, क्योंकि 1400 साल पहले, क्योंकि जब अर्थ बना था आज से 4.5 बिलियन ईयर, 450 करोड़ साल पहले, तब कोई इंसान नहीं था। तो अल्लाह ताला को ही मालूम था ये, तो वही बात तो वही ये चीज़ें कह सकता है जो उस वक्त मौजूद था, वो अल्लाह था, और उसी ने अपनी किताब में बयान की है। तो हमें चाहिए कि ये कुरान का ये बातें, कुरान की ये मौजज़ा दूसरों तक भी पहुंचाएं, कि उन्हें भी कुरान में इंटरेस्ट आए और वो भी कुरान को पढ़ने लगे। तो ये है स्टार्स, इस वजह से बने स्टार्स, और इस तरह से बने स्टार्स, और इसी तरह से प्लैनेट्स बने।